हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल ईगल क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी एमटीए जीके क्लास का बाबू प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लाए। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक हो गया बाबू, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, जाकर देख लीजिए, ठीक है। और याद रखिएगा, बस सुबह के 10 बज चुका है, सभी लोग लाइव जुड़िए। सुबह का 10 बज चुका है, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए बाबू, ठीक है। और याद रखिएगा, प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न उठाएं, ठीक है। प्रत्येक सेट में 50 की प्रश्न उठाएं, जो कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू। PYQ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाबू, ठीक है। तो क्लास को डेली अटेंड कीजिएगा बाबू। और याद रखिएगा बाबू, PDF अगर इसका लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ईगर क्लासेस 7250 के नाम से चलता है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, सभी लोग लाइव जुड़िए बाबू। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए बाबू। आप लोग जानते होंगे कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बाबू मात्र 18 दिन बचा हुआ है, ठीक है। 18 दिन बचा हुआ है। 30 सितंबर से पेपर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 30 सितंबर से पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए बाबू, ठीक है। और याद रखिएगा, शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे बाबू आज चलेगा, यानी कि ज्योग्राफी का पथी, ज्योग्राफी का क्लास चलेगा बाबू, ठीक है। ज्योग्राफी का मैराथन क्लास चलेगा बाबू, ठीक है। इससे पहले हिस्ट्री और पॉलिटी का हो गया। इससे पहले हिस्ट्री और पॉलिटी का प्रश्न यानी कि पहला क्लास हो गया बाबू, ठीक है। टोटल चलाएंगे 5 क्लास, सब सब्जेक्ट का 5-5 क्लास चलाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को फिर। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग सामने है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खाली स्थान है बाबू तक दिल्ली पर शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। शबीर बताइए। क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ, और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू। याद रखिएगा, 1206 से 1210 ईस्वी में, ठीक है। 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। ये सब याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को राज्य अभिषेक कब हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक को राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो बताइएगा। 1206 ईस्वी में इनका राज्य अभिषेक हुआ था बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, 1206 ईस्वी में राज्य अभिषेक हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? याद रखना, लाहौर में हुआ था, ठीक है। लाहौर में हुआ था राज्य अभिषेक इनका। कहाँ हुआ था? तो याद रखना है, लाहौर में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान। तो बताइए 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। जो शबील बताइए बाबू, इसका राइट आंसर क्या होगा। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना है? 2 का बताइएगा। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू। याद रखिए, गयासुद्दीन बलबन होगा, गयासुद्दीन बलबन होगा, ठीक है। ऑप्शन और जो भी बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। ऑप्शन अगर जो भी बी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? तो हमेशा याद रखिएगा बाबू, 1236 से 1240 ईस्वी तक, ठीक है। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया था। याद रखना बाबू, किस पर? दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, याद रखना। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री है? बताइएगा। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री है? तो हमेशा याद रखिएगा बाबू, इल्तुतमिश का। हमेशा याद रखना है, इल्तुतमिश का पुत्र है, ठीक है। इल्तुतमिश का पुत्र है, पुत्री है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, ये प्रथम महिला मुस्लिम महिला महिला शासक था बाबू। याद रखना है, ये प्रथम मुस्लिम महिला शासक था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम महिला शासक था, ठीक है। ये सब याद रखना बाबू, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बाबू, निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रही? अभी बताइए, आप लोग को बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइए बाबू, क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए और बताइए 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बाबू, ठीक है।
सभी लोग बताइए, SSCMTS 2022 में प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी बाबू, आप लोग जानते होंगे। इसका शासनकाल क्या था, 1236 से 1240 ईस्वी तक। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक ये शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर बाबू। दिल्ली सल्तनत पर शासन कब से कब किया था तो हमेशा याद रखिएगा 1236 से 1240 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद कौन बना, उसके बाद शासन कौन किया, रजिया सुल्तान के बाद शासन कौन किया दिल्ली पर, तो हमेशा याद रखिएगा बाबू गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन शासन किया था, याद रखना, गयासुद्दीन बलबन शासन किया था, ये सब याद रखना। रजिया सुल्तान के एग्जाम में पूछा जाए कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का सल्तनत कौन, दिल्ली का शासन कौन था, तो हमेशा याद रखिएगा गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, सभी लोग क्वेश्चन 4 का जवाब दीजिएगा आप लोग बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों की सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा। 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए बाबू। ठीक है, सभी लोग बताइए 4 का राइट आंसर क्या होगा। SSCMTS 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, SSCMTS 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए सभी लोग, सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइए, क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए आप लोग बाबू, क्लास को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, शेयर जो भी नहीं कर रहे हैं बाबू शेयर कर दीजिए। ठीक है, और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सभी लोग बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश फिर रजिया सुल्तान। ठीक है, ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन 5 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है सभी लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभ में यमन से भारत में लाई गई कॉफी की एक प्रसिद्ध किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभ में यमन से भारत लाई गई कॉफी की एक प्रसिद्ध किस्म है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखिएगा अरेबिका, अरेबिका हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहा है उनका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगले कहते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन 6 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा बगान फसल की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा बगान फसल की श्रेणी में आता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 6 नंबर का सभी लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो निम्नलिखित में से कौन सा बगान फसल की श्रेणी में आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिएगा कॉफी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कर रहा है, सभी लोग अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिएगा कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक राज्य को कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। दूसरे स्थान पर कौन आता है, याद रखिएगा केरल आता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर केरल आता है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। और चाय का उत्पादन में कौन है प्रथम बाबू, चाय का उत्पादन में पूछा जाए तो कौन प्रथम है, तो याद रखिएगा असम राज्य बाबू। ठीक है, असम राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है बाबू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है, बताइएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है, तो 8 नंबर का जवाब दीजिएगा सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 9 कह रहा है भारत में की संसद सदनों में विभाजित है। भारत की संसद सदनों में विभाजित है, कितने सदनों में बताइएगा, 2 में कि 5 में कि 4 में कि 3 में, सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
सभी लोग को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दो बाबू, याद रखिएगा, दो सदनों में विभाजित है। भारत के संसद कितने सदनों में विभाजित है, तो हमेशा रखिएगा दो सदनों में विभाजित है बाबू। कौन कौन है, तो याद रखिएगा राज्यसभा और लोकसभा। याद रखिएगा बाबू, राज्यसभा एक ठो है, एक ठो क्या है, लोकसभा है बाबू, दूसरा क्या है, लोकसभा है। ठीक है, ये सब याद रखना बाबू, ये सब प्रश्न को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन 10 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, किस राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइएगा। ठीक है, सभी लोग को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिएगा 30 वर्ष। याद रखना, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए, तो हमेशा याद रखिएगा 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगाना बाबू उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगाना बाबू उनका राइट आंसर है। राज्यसभा बाबू संसद का उच्च सदन माना जाता बाबू, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन माना जाता बाबू। ठीक है, याद रखना है राज्यसभा को संसद का उच्च सदन माना जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना बाबू, इसके पहले कि सत्र का आयोजन कब हुआ था, संसद में सत्र का आयोजन कब हुआ था, तो बताइएगा। राज्यसभा संसद में सत्र का आयोजन कब हुआ था, तो हमेशा रखिएगा बाबू 13 मई 1992 को, 13 मई 1992 को हुआ था। ठीक है, ये सब याद रखना है इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले क्या करा है, क्वेश्चन 11 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की में संसदीय सरकार विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो 11 नंबर का बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखिएगा निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। ये सही बात है बाबू। ठीक है, निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता, ये गलत बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही बात है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 12 के जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे अमूमन ग्रह नहीं माना जाता है, सभी बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे अमूमन ग्रह नहीं माना जाता, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी बताइए इसका राइट आंसर हो जाए यम कौन की प्लूटो को बाबू, प्लूटो को अमूमन ग्रह नहीं माना जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है सभी लोग बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन 13 कह रहा है ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाली प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है, सभी लोग बताइएगा। 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बाबू, सभी लोग बताइए। ठीक है, और पीडीएफ लेना चाहते हैं बाबू इसका, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, उस पर फ्री में पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाता है क्लास के बाद। तो बताइए 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग को बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिए सप्तर्षि तारामंडल हो जाएगा, सप्तर्षि तारामंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14 कह रहा है बाबू निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है, तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिएगा मेक को सौर मंडल का बौना ग्रह माना जाता है बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी सी ले आ रहे बाबू उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगले प्रश्न क्या करा है, क्वेश्चन 15 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 31 जुलाई 2020 तक की जानकारी के अनुसार बृहस्पति ग्रह के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह थे, बताइएगा। 31 जुलाई 2020 तक की जानकारी के अनुसार बृहस्पति ग्रह के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह थे, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो सभी बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिएगा 79, याद रखना 79 उपग्रह था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी ए लगाना बाबू उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगाना बाबू उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16 कह रहा है बाबू कि सौर मंडल का सबसे बातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है, सौर मंडल का सबसे बातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बताइएगा 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा सभी को बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून बाबू, याद रखना नेपच्यून हो जाएगा। ऑप्शन और जो भी ए लगा रहा है बाबू उनका राइट आंसर याद रखिएगा। नेपच्यून सौर मंडल का बातमय ग्रह माना जाता है बाबू। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन 17 का आप लोग जवाब दीजिएगा।
किशोर 17 का राज्य सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? सौरमंडल का के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो बताइएगा 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जो 17 नंबर का, सभी लोग बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह यानी कि वीनस को माना जाता है। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो हमेशा याद रखिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, जुड़वा ग्रह किससे माना जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा पृथ्वी और शुक्र को, इसे भी याद रखना। सौरमंडल में कितना ग्रह है? तो हमेशा याद रखिएगा 8 ग्रह बाबू। ठीक है, सौरमंडल में कितना ग्रह है? तो 8 ग्रह बाबू, ऐसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को, शुक्र को जान लीजिएगा। ठीक है, शुक्र को थोड़ा जान लीजिएगा बाबू, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है बाबू, एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है, याद रखना। भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 18 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो बताइएगा 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को बाबू, याद रखिएगा शुक्र का ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है? क्वेश्चन 19 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 19 करा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो बताइएगा मंगल होगा कि होमिया होगा कि शनि होगा कि प्लूटो होगा? सभी लोग 19 का जवाब दीजिएगा बाबू। ठीक है, 19 का जवाब दीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा प्लूटो को, याद रखना प्लूटो को बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ठीक है, प्लूटो को बौना ग्रह भी कहा जाता है, याद रखना प्लूटो को बौना ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, प्लूटो को बौना ग्रह भी कहा जाता है बाबू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग को जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखना 1964 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना 1964 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन में जो भी बी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है बाबू। ठीक है, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा बाबू, इसका स्थापना किसके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हमेशा याद रखिएगा एम.एस. डांगे द्वारा। ठीक है, एम.एस. डांगे द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट, किसके द्वारा मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का स्थापना किया गया था? तो हमेशा याद रखिएगा एम.एस. डांगे द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सभी को बताइएगा। ठीक है, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिए पंचायत समिति से। पंचायत समिति जो भी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। पंचायती राज कहाँ से लिया गया बताइएगा? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था पहले ये बताइएगा। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को बाबू। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज संस्था का शुरुआत हुआ। ठीक है, याद रखना किसके द्वारा किया गया था? तो हमेशा याद रखिएगा बाबू पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का शुरुआत किया गया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ किया गया था? तो हमेशा याद रखिएगा राजस्थान में किया गया था बाबू। ठीक है, याद रखना कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। इस सब प्रश्न को ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है? सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है। जो किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1919 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की? बताइएगा किस प्रधानमंत्री ने वर्ष 1919 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 का जवाब दीजिएगा सब लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बाबू, याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा? क्वेश्चन 23 करा निर्वाचक नाम वाले को समानता क्या कहा जाता है? निर्वाचक नाम वाले को समानता क्या कहा जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखिएगा मतदाता सूची कहा जाता है। याद रखिएगा मतदाता सूची कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन
24 क्या करा क्वेश्चन 24 करा है बाबू कि गौन घर नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। गौन घर नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइए, क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते बाबू, शेयर कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू, याद रखना गिलियन फिलिन ने बाबू, याद रखना ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। यान मार्टेल द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया, तो याद रखना बाबू लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा यान मार्टे द्वारा। लाइफ ऑफ पाई किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा यान मार्टे द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और बताइएगा अन्ना बंसर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया था। अन्ना बंसर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया था, तो हमेशा याद रखिएगा मिल्क मैन बाबू इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, अन्ना बंसर द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए डेमन गलगुट द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया था। डेमन गलगुट द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया था, तो हमेशा याद रखिएगा द प्रॉमिस बाबू, याद रखिएगा द प्रॉमिस किसके द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा द प्रॉमिस किसके द्वारा लिखा गया था, डेमन गलगुट द्वारा, ठीक है, ये सब याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 25 क्या करा, सभी लोग जवाब दीजिए बाबू, ठीक है। क्वेश्चन 25 का राय रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है, सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिए रस्किन बांड हो जाएगा। रस्किन बांड रोड्स टू मसूरी का पुस्तक के लेखक है, ठीक है। ऑप्शन में जो भी डी लगा रहा है बाबू उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग बताइए। क्वेश्चन 26 क्या करा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, ठीक है। द डायरी ऑफ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 26 का। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिएगा एनी फ्रैंक का, ठीक है। एनी फ्रैंक की रचना आत्मकथा बाबू, ठीक है, एनी फ्रैंक की आत्मकथा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 27 क्या करा, अन्ना करेनिना के लेखक कौन है। अन्ना करेनिना के लेखक कौन है, सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 27 नंबर का। अन्ना करेनिना के लेखक कौन है, सभी बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिएगा लियो टॉल्स्टॉय होगा, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 28 क्या करा, क्वेश्चन 28 करा बाबू फ्रीडम इन एग्जाइल की आत्मकथा है। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 28 का। 28 का सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बाबू ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबू, याद रखिएगा दलाई लामा का, ठीक है, दलाई लामा की थी। ऑप्शन जो भी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 29 क्या करा है, सभी लोग बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन 29 करा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो बताइएगा 29 का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखना है राज्य के राज्यपाल में, ठीक है, राज्य के राज्यपाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में बताइएगा, तो बताइएगा 153 अनुच्छेद में, ठीक है। अनुच्छेद 153 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताइएगा, ठीक है। अनुच्छेद 153 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताइएगा बाबू, ठीक है। इससे भी याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन 30 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 30 क्या करा, राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने उसका गठन की शक्ति किसके पास है, बताइएगा। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने उसका गठन की शक्ति किसके पास है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू संसद के पास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी डी ले रहा है बाबू उनका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 31 का राइट निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानमंडल में एक सदन है। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानमंडल में एक सदन है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक है। तो इसको नोट पॉइंट कर लीजिएगा, अगर कलम कॉपी लिए होंगे तो नोट पॉइंट कर लेना, ठीक है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में बाबू, याद रखिएगा गुजरात राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 32 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 32 करा उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 2 बार पूछा गया प्रश्न बाबू, 2022 में ही शिफ्ट 1 में भी पूछा है, शिफ्ट 2 में भी पूछा है प्रश्न बाबू। इसे
एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न मानना है, ठीक है, इसे VVI प्रश्न मानना है, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा सभी बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिएगा तबला से संबंधित है, याद रखना। उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो हमेशा याद रखिएगा तबला से बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहा बाबू उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहा बाबू उनका राइट आंसर है, याद रखना। उस्ताद जाकिर हुसैन के पापा का नाम क्या क्या है, यानी पिता का नाम क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा बाबू उस्ताद अल्लाह रखा। उस्ताद अल्लाह रखा किसके पिता का नाम है, तो हमेशा याद रखिएगा उस्ताद जाकिर हुसैन के, याद रखिएगा उस्ताद उस्ताद अल्लाह रखा बाबू, अल्लाह रखा इनका पापा का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा अल्लाह रखा इनके पापा का नाम है, ये सब याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 33 का जवाब दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है, 33 क्या कह रहा है कि 33 कह रहा है कि खालिस्तान बाबू एक सरोद वादक थे। एक सरोद वादक कौन थे, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, भाजन सुपोरी होगा कि बुद्धदेव दास गुप्ता होगा कि अन्नपूर्णा देवी होगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा होगा, सभी लोग बताइएगा 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग को बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुद्धदेव दास गुप्ता हो जाएगा, बुद्धदेव दास गुप्ता हो जाएगा बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन और जो भी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करा है सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है सभी लोग बताइए बाबू, ठीक है। क्वेश्चन 34 करा उस्ताद अमजद अली खान बंगस के एक भारतीय शास्त्रीय खालिस्तान बाबू वादक है, बताइएगा उस्ताद अमजद अली खान बंगस एक भारतीय शास्त्रीय खालिस्तान बाबू वादक है, तो बताइए सितार वादक है कि सरोद है कि वायोलिन है कि गिटार है। 34 नंबर का जवाब दीजिएगा सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू, याद रखिए सरोद वादक है, ठीक है। ऑप्शन और जो भी बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। ऑप्शन और जो भी बता रहे बाबू उनका राइट आंसर है। इनका जन्म कब हुआ था, तो बताइएगा 9 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। 9 अक्टूबर 1945 को इनका जन्म हुआ था, याद रखना है बाबू, डेट याद रखना है, 9 अक्टूबर 1945 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो याद रखिए ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ठीक है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, यानी कि MP के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था बाबू, ठीक है, इससे भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 35 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 35 करा एस बालचंद्र खालिस्तान बाबू बादन, एस बालचंद्र खालिस्तान बाबू वादन के लिए प्रसिद्ध है। एस बालचंद्र खालिस्तान बाबू वादन के लिए प्रसिद्ध है, बीना के, सितार के, की बांसुरी के, की वायलिन के, सभी बताइएगा 35 का राइट आंसर क्या होगा, सभी बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखना बीना के लिए, ठीक है। ऑप्शन और जो भी ए लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 36 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 36 करा कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। SSC MTS 2022 में पूछा गया प्रश्न बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख चिन्ना बाबू, ठीक है, याद रखिए शेख चिन्ना मौला, ठीक है। ऑप्शन जो भी ए बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो भी ए बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन और जो भी ये बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। शेख चिन्ना एक तबला वादक नहीं है, बाप की अल्लाह रखा भी वादक है, तबला वादक, और याद रखना किशन महाराज भी तबला वादक है, जाकिर हुसैन भी तबला वादक है, ठीक है। ये सब प्रश्न को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन 37 का जवाब दीजिए। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, अली अकबर का खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी को बताना बाबू इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सरोद से, याद रखिएगा सरोद से था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 39 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 39 क्या करा, क्वेश्चन 39 करा उस्ताद अल रखा कुरैशी जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। उस्ताद अल रखा कुरैशी जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो बताइएगा 39 का राइट आंसर क्या होगा, जो सभी बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला से, याद रखना तबला से हो जाएगा। ऑप्शन और जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है बाबू, ठीक है। एक और प्रसिद्ध नाम जान लीजिएगा तबला के प्रमुख है जो जाकिर हुसैन है, ठीक है। जाकिर हुसैन भी तबला से संबंधित है बाबू, ठीक है। जाकिर हुसैन भी तबला से संबंधित है, याद रखना है, ठीक है। सितार से पूछा जाए तो सितार से पूछा जाए एक प्रसिद्ध नाम जान लीजिएगा बाबू, ठीक है, पंडित रविशंकर बाबू। सितार से पूछा जाए तो पंडित रविशंकर हो जाएगा, एक प्रमुख है जो कि बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सब, ठीक है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू, ठीक है। पूछा जाए सितार वादक किन्हें कहा जाता है, तो हमेशा रखिएगा पंडित रविशंकर को, पंडित रविशंकर को सितार वादक माना जाता है, ठीक है, पंडित रविशंकर को सितार वादक माना जाता है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है? पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग को जवाब देना, ठीक है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए बाबू। जो भी सेशन को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखना, बांसुरी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी बी लगा रहे हैं उनका राइट, ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। सॉरी बाबू, ये नहीं होगा, याद रखें सरोद होगा, ठीक है, सरोद से होगा, सरोद से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन 41 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 41 क्या करा के पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से? बताइएगा पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से बाबू, याद रखिए। पंथी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से? तो हमेशा रखिएगा छत्तीसगढ़ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न करा नोक क्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नोक क्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखना, मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो भी सी ला रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न करा कि केलुचरण महापात्रा भारत के खालिस्तान बाबू नृत्य रूप से संबंधित थे। बताइए केलुचरण महापात्रा भारत के खालिस्तान बाबू नृत्य रूप से संबंधित थे। बताइएगा ओडिसी से कि सालसा से कि कथक से कि हिप हॉप से? तो 43 का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ओडिसी से। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। ओडिसी जो भी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर? सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, सभी लोग बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर याद रखना, असम से। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हमेशा रखिएगा असम का हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा 45 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिए, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। जो भी हिमाचल प्रदेश लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 46 क्या करा? क्वेश्चन 46 कह रहा है श्रीवल्लीपुथुर हाथी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? श्रीवल्लीपुथुर हाथी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखेगा, तमिलनाडु से। याद रखिए तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। याद रखिए इसका स्थापना कब किया गया था? तो हमेशा रखिए 2021 में किया गया था। 2021 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा? हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? सभी लोग बताइएगा 47 का राइट आंसर क्या होगा। जो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू, याद रखिए, आर्द्रता कहा जाता है, ठीक है। आर्द्रता कहा जाता है। ऑप्शन और जो भी बी लगा रहा है उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा है सभी लोग बताइएगा। 48 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन 48 करा भारत सिटीज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंटेजर्ड स्पेसीज ऑन वाइडल फाउना एंड का हस्ताक्षर किस वर्ष के बना है? बताइएगा भारत सिटीज का हस्ताक्षर किस वर्ष बना है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 48 का जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिए, 1976 ईस्वी में, ठीक है। जो भी 1976 ईस्वी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 49 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 49 का निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो बताइएगा सभी लोग 49 का राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी, याद रखना, लूनी नदी हो जाएगा। ऑप्शन
नंबर जो भी बी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी बी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 50 का जवाब दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, दिहांग कहा जाता है। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो हमेशा रखिए दिहांग कहा जाता है। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो बताइएगा कॉमन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, किशोर और बामन का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइएगा बामन का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग को बताना है उसका राइट आंसर क्या होगा। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखना गंगा को। याद रखना गंगा को, ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगले प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 53 का जवाब दीजिएगा। देव प्रयाग में इनमें से किस नदियों का संगम होता है? देव प्रयाग में इनमें से किस नदियों का संगम होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 53 का जवाब दीजिएगा सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। याद रखना बाबू, भागीरथी और अलकनंदा हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन 54 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 54 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है? सभी बताइएगा, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखिए गोदावरी नदी में। ठीक है, याद रखना गोदावरी नदी। ठीक है, ऑप्शन में जो भी बी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कर रहा है सभी लोग बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है? तो बताइएगा, ये रिपीट हो गया प्रश्न बाबू, तो बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 56 का जवाब दीजिएगा। 55 नहीं लिखा, 56 लिख दिया। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी तंत्र निर्मित करती है राजस्थान में सबसे बड़ी नदी का? इनमें से कौन सी नदी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाबू, राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है? बताइएगा, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है? तो बताइएगा 56 का राइट आंसर क्या होगा। जो 56 का राइट आंसर क्या होगा सभी बताइएगा। ठीक है, सभी बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू, याद रखना लूनी नदी। याद रखना लूनी नदी हो जाएगा। ऑप्शन और जो भी बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते। क्वेश्चन 57 का जवाब दीजिएगा, जो कि अंतिम है। ठीक है, क्वेश्चन 57 क्या कर रहा है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। जो भी अरुणाचल प्रदेश लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न खत्म हो गया बाबू टोटल। तो बताइए कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट में बताना है। ठीक है, सभी को कमेंट में बताना है कैसा लगा क्लास। और बताइएगा बाबू 57 में से कितना प्रश्न सही किए, 57 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किए, ये सब कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में बाबू। ठीक है।